गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम एन रॉय के पॉलिटिकल थॉट पे चर्चा करेंगे और ये व्याख्यान का दूसरा भाग है। कल हमने एम एन रॉय के राजनीतिक जीवन और एम एन रॉय द्वारा गांधी की आलोचना पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम मूलतः दो बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, एम एन रॉय के द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना, और दूसरा एम एन रॉय के नव मानववाद या उग्र मानववाद के चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम एम एन रॉय के मार्क्सवाद के साथ संबंध को देखें तो हम ये पाते हैं कि 1917 से लेकर 1929 तक एम एन रॉय सशक्त मार्क्सवादी हैं। उनके चिंतन पे मार्क्सवाद का पूर्ण प्रभाव है और मार्क्सवाद के प्रभाव में रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज का जो विश्लेषण किया मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, वो उनके के लेखन इंडिया एंड ट्रांजिशन में प्रस्तुत किया गया। एक मार्क्सवादी के रूप में रॉय ने भारतीय राष्ट्र के उभरते हुए चरित्र के संबंध में जो स्थापित सिद्धांत थे, साम्राज्यवादी सिद्धांत, उदारवादी और उग्रवादी, इन तीनों ही सिद्धांतों की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना की। जहां साम्राज्यवादी सिद्धांत यह मान रहा था कि भारत राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है और ये उभरना साम्राज्यवाद के प्रभाव में ही हो रहा है। दूसरी ओर उदारवाद जो ये मानता था कि भारत का जो कदम है वो धीरे धीरे संवैधानिक माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत उग्रवादी चिंतन या उग्रवादी सिद्धांत ये मानता था कि भारतीय राष्ट्र संक्रमण के काल में नहीं है, बल्कि वो पुनरुत्थान के दौर से गुजर रहा है। रॉय इन तीनों ही सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और वे मानते हैं कि भारतीय समाज संक्रमण के दौर में है। उनका ये तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो भविष्य है वो मूलतः निर्धारित करने वाला जो समूह होगा, वो जो दमित समूह है, उनकी जो छुपी हुई शक्तियां हैं, वही भारतीय राष्ट्रवाद के भविष्य के स्वरूप को निर्धारित करेगा। इस क्रम में रॉय भारतीय हिस्टोग्राफी के स्थापित शाखाओं की भी आलोचना करते हैं। उनका तर्क यह है कि भारतीय हिस्टोग्राफी की जितनी भी शाखाएं हैं, उन्होंने दमित समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है और यही कारण है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया भारतीय समाज और भारतीय अतीत का जो चित्र है वो अपूर्ण है। एम एन रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जब मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा तो उनका यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसका नेतृत्व बुर्जुआ के द्वारा किया जा रहा है, उसके चरित्र में यद्यपि सामने से कुछ परिवर्तन दिखता है और ऐसा लगता है कि वो आम जन को, मासेस को आंदोलन में शामिल करना चाहता है और शामिल करने का प्रयास कर रहा है, किंतु रॉय का मानना है ये सिर्फ एक प्रयास है मास के समर्थन को पाने का। वास्तविक चरित्र राष्ट्रीय आंदोलन का बुर्जुआ ही है, यानी उसकी वास्तविक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉय ने मार्क्स की वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए प्रयुक्त किया, अर्थात भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या या उसका विश्लेषण रॉय वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। किंतु धीरे धीरे
मार्क्सवाद से भी रॉय का की दूरी बढ़ती गई। 1930 से 36 के बीच में धीरे धीरे रॉय को ऐसा लगने लगा कि मार्क्सवादी सिद्धांतों में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि इस समय वो पूर्ण रूप से मार्क्सवाद से अलग होने की बात नहीं कर रहे थे और इसलिए उन्होंने बार बार अपनी वैचारिकी को मार्क्सवाद के रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया। किंतु रॉय की जो मानवीय स्वतंत्रता की खोज है, उनका यह विचार कि मनुष्य ही करता है, धीरे धीरे इस खोज ने, मानव स्वतंत्रता की चाह ने उन्हें मार्क्सवाद से दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा कि मार्क्सवादी चिंतन में उस स्वतंत्र व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है जिसकी खोज रॉय कर रहे हैं। और अंततः वे उग्र मानववाद, या जिसे वो नव मानववाद कहते हैं, उसकी दिशा में मुड़ गए। अब हम देखेंगे कि रॉय के उग्र मानववाद और नव मानववाद की दृष्टि क्या है। किंतु उसको समझने के पहले ये समझना आवश्यक है कि रॉय ने मार्क्सवाद की आलोचना किन बिंदुओं पर की है। सबसे पहली और सबसे प्रखर आलोचना रॉय के द्वारा मार्क्सवाद के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की जाती है। उनका मानना है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्यक्ति के सृजनात्मक शक्ति और व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति के योगदान को अस्वीकार करता है। उनका मानना है कि मार्क्सवादी सिद्धांत कहीं न कहीं भौतिकवाद की गलत व्याख्या पर आधारित है। रॉय इतिहास की आर्थिक व्याख्या के मार्क्सवादी सिद्धांत के न्यूनीकरण की प्रवृत्ति को चुनौती देते हैं और वे मानते हैं कि इतिहास का कोई भी दर्शन जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में उत्पादन की शक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी मानवीय तत्वों को अस्वीकार करता है या अनदेखा करता है, उसे एक उचित सिद्धांत नहीं माना जा सकता। अर्थात रॉय का ये मानना है कि ये कहना कि इतिहास के विकास में केवल आर्थिक तत्वों का योगदान होता है, वो मानव के और मानवीय तत्व के योगदान को अनदेखा करना इतिहास की गलत व्याख्या है। इसी क्रम में रॉय मार्क्सवाद के भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत को अवैज्ञानिक मानते हैं और उसको हठधर्मी मानते हैं। वे ये भी स्वीकार नहीं करते कि विकास केवल विरोधाभासों के माध्यम से ही होता है। रॉय मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के भी आलोचक हैं। वो सिद्धांत जो ये मानता है कि पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। रॉय का तर्क ये है कि यह सिद्धांत समाज की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ है या उसको गलत समझता है। मार्क्सवाद का कि यह हठधर्मिता कि समाज का विकास केवल दो वर्गों के संघर्ष से ही उत्पन्न हुआ है, वो समाज में और सामाजिक प्रक्रिया में जो सामुदायिकता की प्रवृत्ति है, जो एकजुटता की प्रवृत्ति है, जो सहयोग की प्रवृत्ति है, उसको अनदेखा करता है। रॉय मानते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत का तथाकथित दो विरोधाभासी वर्ग वास्तव में व्यवहार में दिखता ही नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी सिद्धांत की सीमा को पर प्रकाश डालते हुए रॉय ये तर्क करते हैं कि बुर्जुआ बनाम प्रोलेटेरियत या पूंजीवादी बनाम सर्वहारा, पूंजी बनाम श्रम, ये आज केंद्रीय विषय नहीं है। वास्तव में ये कभी भी केंद्रीय विषय नहीं थे। हालांकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना चाहिए। हमारे युग की मूल समस्या या हमारे युग का मूल संघर्ष सर्वाधिकारवाद
और लोकतंत्र के बीच का संघर्ष है। ये संघर्ष अत्यधिक शक्ति की इच्छा रखने वाले राष्ट्र या वर्ग और उसके दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति, स्वतंत्रता की इच्छा वाले व्यक्ति के बीच का संघर्ष है। हाँ, तो रॉय कहते हैं कि हमारी समस्या वर्गों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष है। इसी क्रम में रॉय मार्क्सवाद की उस प्रस्थापना का भी खंडन करते हैं जो ये मानती है कि मध्यम वर्ग धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। रॉय का मानना है, वास्तविकता ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था के सशक्त होने के साथ साथ मध्यम वर्ग और भी सशक्त होता गया है। उनका तर्क है कि 1919 के बाद का जो विश्व है उसमें मध्यम वर्ग द्वारा सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व एक वास्तविकता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद को लेकर रॉय का जो सबसे बड़ा विरोध है वो इस आधार पर है कि रॉय का मानना है कि कोई भी ऐसा सिद्धांत या दर्शन जो व्यक्ति को कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, व्यक्ति की एजेंसी को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी अस्मिता को सुनिश्चित नहीं करता, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। और इस दृष्टि से रॉय का मानना है कि जिस प्रकार राष्ट्रवादी विमर्श व्यक्ति को राष्ट्र के विशाल अस्तित्व के नीचे दबा कर रखता है, उसी प्रकार मार्क्सवादी विमर्श भी व्यक्ति को वर्ग के ढांचे के अंदर दबा कर रखता है, इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। रॉय मार्क्सवाद के विरोधाभासी चरित्र को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं कि एक ओर तो मार्क्सवाद व्यक्ति को रेल्म ऑफ फ्रीडम में ले जाने की बात करता है, दावा करता है एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जहां व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, किंतु दूसरी ओर एक सर्वाधिकारवादी राज्य के अधीन उस व्यक्ति को रखकर व्यक्ति की इच्छा या व्यक्ति के स्वतंत्र स्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ता। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉय जिनके जीवन का एक बहुत बड़ा चरण मार्क्सवादी के रूप में बीता, जिनका चिंतन का एक बहुत बड़ा चरण मार्क्सवादी चिंतक के रूप में हम देखते हैं, अंतिम चरण में आते आते उन्होंने मार्क्सवाद के सभी आधारों को, जिसमें भौतिक द्वंद्ववाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये जितने क्रांति का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर दिया। रॉय ये भी मानते हैं कि सारे परिवर्तन जैसा मार्क्सवाद कहता है कि क्रांति के माध्यम से हो सकते हैं, रॉय उसे भी स्वीकार नहीं करते। रॉय का मार्क्सवाद से ये दुराव और व्यक्ति की स्वतंत्रता की आकांक्षा, एक स्वतंत्र समाज की स्थापना उन्हें नए दर्शन की खोज की ओर लेकर जाता है, और वो दर्शन है रेडिकल ह्यूमनिज्म या न्यू ह्यूमनिज्म, जिसको हम कहते हैं उग्रवादी मानववाद या नव मानववाद। अब हम देखेंगे कि रॉय का उग्रवादी मानववाद या नव मानववाद का दर्शन क्या है। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने कल के व्याख्यान में भी ये चर्चा की कि रॉय के नव मानववादी चिंतन या उग्र मानववादी चिंतन की जो कुंजी है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है। रॉय की मानव स्वतंत्रता की खोज न तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में पूरी होती है, न वैज्ञानिक मार्क्सवाद में, किंतु वे अपनी इस खोज को निरंतर बनाए रखते हैं और अंततः वो उग्रवादी मानववाद या नव मानववाद के रूप में विकसित होती है। रॉय ने मानववाद के साथ
नौ प्रत्यय का इस्तेमाल किया है और वो इस बात की व्याख्या करते हैं कि वो इसे न्यू ह्यूमनिज्म क्यों कहते हैं। क्योंकि रॉय ये बताते हैं कि उनका मानववाद वैज्ञानिक ज्ञान तथा सदियों से जो आधुनिक सभ्यता है उसने जो सामाजिक अनुभव प्राप्त किए हैं इन दोनों से सिंचित है और समृद्ध है। मानववाद का चिंतन रॉय के पहले है, पर रॉय मानते हैं कि उन्होंने इस मानववाद को एक नवीन स्वरूप दिया है। किस प्रकार से नवीन स्वरूप दिया है? वैज्ञानिक ज्ञान से उसे समृद्ध करके। इसलिए रॉय ह्यूमनिज्म के साथ न्यू प्रीफिक्स जोड़ते हैं। रॉय का मानना है कि उनके पूर्ववर्ती मानववादी या उनके पहले का जो मानववाद का सिद्धांत है उसने यद्यपि व्यक्ति को केंद्र में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया, किंतु इस प्रयास में वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अलौकिक शक्ति के अस्तित्व या एक अति मानवीय शक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र नहीं करा पाया। एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति के समझने की क्षमता से परे है और निसंदेह व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण की क्षमता से परे है। रॉय का मानना है कि उनका पूर्ववर्ती मानववाद इस अलौकिक शक्ति की उपस्थिति या अलौकिक शक्ति के नियंत्रण से व्यक्ति को मुक्त नहीं करा पाया, और जब तक व्यक्ति को सारे बंधनों से मुक्त नहीं किया जाए जो लौकिक हैं और अलौकिक हैं, तब तक वास्तविक मानववाद की स्थापना नहीं होती। क्योंकि वास्तविक मानववाद का आधार यह है कि व्यक्ति ही प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक घटना का मानदंड है। इस प्रकार रॉय के उग्रवादी मानववाद का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जहां तार्किक व्यक्ति संप्रभु है। उसके ऊपर न ईश्वरीय, न राज्य की, न वर्ग की, न राष्ट्र की, किसी की भी सत्ता उसके ऊपर नहीं है। व्यक्ति, स्वतंत्र तार्किक व्यक्ति, सभी बंधनों से मुक्त, सभी बाह्य बंधनों से मुक्त, चाहे वे बंधन राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, इन सभी बंधनों से मुक्त स्वतंत्र तार्किक व्यक्ति नव मानववाद का केंद्र है। क्योंकि रॉय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नव मानववाद न तो राष्ट्र के संदर्भ में सोचता है, न वर्ग के संदर्भ में सोचता है। इसकी मूल चिंता व्यक्ति है। इसकी स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा है, जिसे हम कहते हैं मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना का मानदंड है। इसी क्रम में उग्रवादी मानववाद या नव मानववाद किसी भी अलौकिक शक्ति या किसी अलौकिक विचार के अस्तित्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है। इसका मानना है एकमात्र जगत ये दृश्य जगत है। इस दृश्य जगत को समझने की क्षमता सिर्फ व्यक्ति में है, क्योंकि व्यक्ति के पास विवेक है। विवेक के माध्यम से इस पूरे दृश्य जगत को व्यक्ति समझ सकता है और नियंत्रित भी कुछ सीमा तक कर सकता है। और व्यक्ति की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी विचार हैं, वो व्यक्ति और इस दृश्य जगत के बीच के संवाद की प्रक्रिया में ही विकसित होते हैं, अर्थात उसका कोई अलौकिक आधार नहीं है। नव मानववाद का दर्शन 3 मूल्यों पर आधारित है: स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता। व्यक्ति को स्वतंत्रता की आकांक्षा है। व्यक्ति स्वतंत्रता योग्य क्यों है? क्योंकि उसके पास विवेक है, और वही विवेक व्यक्ति को नैतिक प्राणी बनाता है।
नव मानववाद मानता है कि व्यक्ति की प्रवृत्तियों में बहुत सारी भिन्नताएं हो सकती हैं, किंतु उसके बावजूद एक गुण जो विवेक का गुण है, वो व्यक्ति का सार्वभौमिक चरित्र है। और वही वो कारण है जो विभिन्न विविधताओं भिन्नताओं के बावजूद व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है। और अर्थात विवेक ही वो कारक है, व्यक्ति का विवेक ही वो कारक है जो समरसतापूर्ण समाज को संभव बनाता है। अर्थात जितने भी सामाजिक विकास है उन सब का कारण विवेकपूर्ण व्यक्ति ही है। रॉय ने नैतिकता को बहुत महत्व दिया है। वास्तविकता यह है कि मार्क्सवाद से उनके दुराव का एक बहुत बड़ा कारण था कि रॉय को यह लग रहा था कि मार्क्सवाद का कोई नैतिक आधार नहीं है और नैतिकता का आधार किसी भी दर्शन के लिए आवश्यक है, ऐसा रॉय का मानना था। और रॉय मानते हैं कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति नैतिक है। पर रॉय के नैतिकता की अवधारणा को समझना आवश्यक है, क्योंकि रॉय नैतिकता का धर्म या किसी नैतिकता के किसी धार्मिक आधार को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। उसके ठीक विपरीत रॉय का मानना है कि व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति उसके विवेक से उत्पन्न होती है। अर्थात व्यक्ति नैतिक इसलिए नहीं है क्योंकि कोई दैवीय निर्माण है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि उसके पास विवेक की क्षमता है। ये विवेक ही उसे अन्य व्यक्तियों और समूहों से संबंध में नैतिकता का अनुपालन करना सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉय यहाँ पर मनुष्य की नैतिकता की एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। रॉय का मानना है कि इस प्रकार का स्वतंत्र व्यक्ति के लिए एक नए समाज की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समाज जो बहुत प्रकार के बंधनों पर आधारित है, वो इस स्वतंत्र, नैतिक और विवेकपूर्ण व्यक्ति की प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता। इसलिए ये नया स्वतंत्र व्यक्ति एक नए विश्ववादी विश्व समाज का निर्माण करेगा। वो विश्व राज्य या वो विश्व समाज जो वर्ग और राष्ट्र के बंधनों से मुक्त होगा। रॉय ने कहा, नवीन मानववाद विश्व राज्यवादी है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का विश्व राज्य राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परिबद्ध नहीं होगा। वे राज्य पूंजीवादी, फांसीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या अन्य प्रकार के ही क्यों न हो, राष्ट्रीय राज्य मानव के 20वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के आघात से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि रॉय की कल्पना का विश्व राज्य और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रवाद की अवधारणा में अंतर है। मानवेंद्र नाथ रॉय की कल्पना का विश्व राज्य अंतर्राष्ट्रवाद के चिंतन से बहुत आगे जाता है। क्यों? क्योंकि जहां अंतर्राष्ट्रवाद की अवधारणा में यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राज्य बने रहेंगे, वहीं पर विश्व राज्यवादी चिंतन या जिसको हम कस्मोपॉलिटन कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो ये मानता है कि विश्व राज्य के लिए ये आवश्यक है कि ये राष्ट्रीय राज्य का निराकरण हो जाए। अब ये नव मानववाद जहाँ पर स्वतंत्र व्यक्ति होगा, हमने अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पटल पर देख लिया कि वहाँ राष्ट्रों की सीमाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। रॉय इस बात को स्पष्ट करते हैं कि नव मानववाद संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की मांग करता है, क्योंकि ये व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा और उसके नैतिक व्यक्तित्व पर आधारित होगी, और इसलिए उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसको हम
रेडिकल डेमोक्रेसी, जिसको रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेसी या मौलिक लोकतंत्र भी कहा है। हम देखेंगे इस रेडिकल डेमोक्रेसी या इस मौलिक लोकतंत्र का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा कैसा होगा। उसके आर्थिक पक्ष के संबंध में रॉय का मानना है कि इसकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी जो सहयोग पर और विकेंद्रीकरण पर आधारित होगी, अर्थात इसमें शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। रॉय इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की परेशानी से मुक्त रहने पर ही अपना स्वतंत्र बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकता है। आर्थिक सुरक्षा मिलने पर ही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, अर्थात आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। इसलिए आवश्यक है कि समुचित आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया जाए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए जिससे भौतिक समृद्धि प्राप्त हो, जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। रॉय मानते हैं कि इस व्यवस्था में उत्पादन साधनों का नियंत्रण जनता में निहित करना उचित है, किंतु उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्णतः विरोध नहीं किया। शर्त यह है कि व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा सामाजिक शोषण न किया जाए। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी राय को उचित नहीं लगता, क्योंकि उससे अंततः एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना होती है। तो मूलतः उस आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या है, जहां जीवन के स्तर में वृद्धि हो, क्रय की शक्ति बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, पर इन सब में जो वितरण हो वो न्यायपूर्ण हो, सहयोग पर आधारित हो, शोषण पर आधारित न हो। इस मौलिक लोकतंत्र का जो आर्थिक ढांचा है, जिसको रॉय ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, वो आर्थिक ढांचा वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे से बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि रॉय का मानना है कि रॉय यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र और साथ ही साथ साम्यवादी लोकतांत्रिक ढांचे का एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न उठता है, उन्हें इस विकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस विकल्प की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि रॉय का मानना है कि संसदीय लोकतंत्र का ढांचा यद्यपि दावा तो करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देगा, व्यक्ति को सहभागिता का अधिकार देगा, व्यक्ति के स्वरों को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा, पर रॉय का ये मानना है कि ये सब दावे छद्म दावे हैं, क्योंकि व्यवहार में दलगत संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का प्रयोग एक छोटे से समूह या दल के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के प्रत्यक्ष और सक्रिय और वास्तविक सहभागिता के लिए कोई स्थान नहीं होता। और ठीक इसी प्रकार साम्यवादी ढांचा, जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का ढांचा है, वहां पर भी व्यक्तियों के वास्तविक सहभाग के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो रॉय मानते हैं जो उपलब्ध ढांचे हैं, राजनीतिक ढांचे हैं, वे व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता और व्यक्ति को वास्तविक सहभागिता दिलाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए एक नए प्रकार के लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करना होगा, जिसे वो ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। रॉय की कल्पना का जो राजनीतिक ढांचा है वो दल विहीन होगा, उसमें राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि रॉय का मानना है कि राजनीतिक दल लोगों की वास्तविक सहभागिता को कहीं ना कहीं रोकते हैं, और वहां लोगों की भूमिका केवल एक दल या दूसरे दल को चुनने भर की होती है, उनके वास्तविक स्वरों के आधार पर नीतियों के निर्माण में की नहीं होती। तो इसलिए दलों के लिए इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। इस लोकतांत्रिक ढांचे की जो संरचना होगी वो पिरामिडीय होगी, और जहां पर निर्णय और जहां पर शक्ति का संचार
ऊपर से नीचे की ओर नहीं होगा, जहाँ निर्णय ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिए जाएंगे बल्कि नीचे से ऊपर की ओर लिए जाएंगे। अर्थात रॉय मानते हैं एक ऐसा ढांचा जो आम जन को के हाथ में वास्तविक शक्ति लेकर आए, जहां आम जन अपने हित के विषयों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था में शामिल करा पाए। हमें एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है। और वो कब होगा? जब राजनीतिक संरचना का ढांचा पिरामिडीय होगा। अब हम देखेंगे ये पिरामिडीय ढांचा होगा कैसे। इस व्यवस्था की जो मूल विशेषता होगी वो उत्तरदायी जन सहभागिता होगी। व्यक्ति उत्तरदायी जन सहभागिता कैसे करेगा? व्यक्ति उत्तरदायी जन सहभागिता जन समितियों के माध्यम से करेगा। रॉय कहते हैं व्यवस्था के सबसे जमीनी स्तर पर जो संरचना काम करेगी वो पीपल्स कमिटी या जन समिति होगी। स्थानीय स्तर के सभी मामलों का निस्तारण इस जन समिति के द्वारा ही किया जाएगा और इसके ऊपर की जो समितियां हैं उनका निर्माण जन समिति के द्वारा किया जाएगा और ये जन समिति अपने से ऊपर के स्तर के ढांचों को नियंत्रित करने का काम करेगी। यानी ये जो जमीनी स्तर पर काम करने वाली जन समिति है उसके हाथ में वास्तविक शक्ति होगी। वो दिखावे की पंचायत की भांति नहीं होगी, वो वास्तविक निर्णयकारी स्तर होगा। यहां पर राजनीति में नैतिकता का पुट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रॉय मानते हैं राजनीति बिना नैतिकता के उचित नहीं हो सकती। तो राजनीति में नैतिकता का पुट होगा और राजनीति शक्ति प्राप्ति का आधार नहीं होगा या शक्ति प्राप्ति का माध्यम नहीं होगा बल्कि सेवा का माध्यम होगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोगों के राजनीतिक जीवन को परिष्कृत करने और उसे विवेकपूर्ण बनाने का माध्यम होगा। अब प्रश्न उठता है, हमने इस ढांचे को समझ लिया कि इसका एक लोकतांत्रिक ढांचा होगा। उस लोकतांत्रिक ढांचे की जो संरचना होगी वो पिरामिडीय होगी। उसके सबसे निचले स्तर पर जन समिति होगी। जन समिति में प्रत्यक्ष रूप से लोग सहभागिता करेंगे। स्थानीय स्तर के मुद्दे उस जन समिति के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे और उससे ऊपर के स्तर की जो समितियां होंगी उनका निर्माण जन समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और इन जन समितियों का नियंत्रण भी अपने ऊपर की इकाइयों पर होगा। यानी शक्ति और सत्ता और निर्णय ऊपर से नीचे की ओर नहीं होंगे बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होंगे। रॉय कहते हैं तब हम उस ढांचे को वास्तविक लोकतांत्रिक ढांचा कहेंगे जहां वास्तविक अर्थों में जनता की सहभागिता, उत्तरदायी सहभागिता होगी। अब प्रश्न उठता है, इस नव मानववाद के ढांचे को व्यवहार में स्थापित करने का माध्यम क्या होगा? रॉय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस प्रकार के ढांचे की स्थापना वर्ग संघर्ष के माध्यम से या क्रांति के माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत गहरे स्तर पर लाए जाने हैं और रॉय का मानना है ये परिवर्तन मात्र उचित शिक्षा के द्वारा किए जा सकते हैं। क्योंकि इस नव मानववाद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तार्किक दृष्टि से सोचे, जो नैतिक दृष्टि से सोचे और इस तार्किक दृष्टि से सोचना और नैतिक दृष्टि से सोचना केवल शिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। नव मानववाद एक ऐसे व्यक्ति की इच्छा रखता है, एक ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति की इच्छा रखता है या उसको एक ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति की आवश्यकता है जो अतार्किक विश्वासों, हठ धर्मिताओं से मुक्त हो और जिसे अपनी क्षमताओं के विषय में पूर्ण ज्ञान हो। और रॉय मानते हैं ये सब कुछ केवल उचित शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। उग्रवादी मानववाद या नव मानववाद की जो योजना है वो तभी लागू की जा सकती है जब आम जन को विवेकपूर्ण चिंतन की उचित शिक्षा दी गई हो। तो इस प्रकार शिक्षा को नव मानववाद का आधार मानते हैं रॉय। अब हम देखेंगे कि उनके नव मानववाद के सिद्धांतों में क्या कमियां रह गई,
के सिद्धांत में कहाँ पर कमी रह गई। एक अच्छा आदर्श है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी कतिपय आलोचनाएं हैं। रॉय ने मार्क्सवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप या उससे असंतुष्ट होकर नवमानववाद का चिंतन प्रस्तुत किया, और जहाँ पर वो मार्क्सवाद के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। किंतु चक्रवर्ती और पांडे का कहना है कि उसके बावजूद रॉय का ये जो पूरा ढांचा है वो पूर्णतः मार्क्सवाद के प्रभाव से मुक्त नहीं है, क्योंकि पांडे और चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से कहा कि द न्यू ह्यूमनिज्म रिवोल्यूशन विच डिस्पाइट remaining antithetical to the classical Marxian notion of evolution remains articulated in terms of revolution in the typical Marxian tone. अर्थात यद्यपि ये मार्क्सवादी क्रांति के ढांचे के बिल्कुल विपरीत एक अवधारणा लेकर आता है, पर उसका स्वर पूर्णतः मार्क्सवाद से मुक्त नहीं है। दूसरी आलोचना ये है कि रॉय ने कई जगह पर गांधी के रामराज्य के आदर्श की आलोचना इस आधार पर की कि वो अव्यावहारिक है, किंतु रॉय के स्वयं का आदर्श, नवमानववाद का आदर्श भी कई स्थानों पर अव्यावहारिक लगता है। ये एक नवीन बौद्धिक योगदान है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर उसमें व्यक्त किए गए कई सारे ऐसे विचार हैं जो व्यवहारिक धरातल पर कैसे उसे लाया जाएगा इसका स्पष्टीकरण नहीं है। दल विहीन लोकतांत्रिक ढांचा व्यवहार में कैसे काम करेगा उसका स्पष्टीकरण नहीं है, और वर्तमान व्यवस्था में दल विहीन लोकतंत्र के जितने भी प्रयास हुए हैं वे सब असफल रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म की अवधारणा अव्यवहारिकता से की कमी उसमें है। उसी प्रकार जिस प्रकार के विश्ववादी वर्ल्ड सिस्टम की कल्पना रॉय करते हैं वो बहुत अच्छा आदर्श है, किंतु वर्तमान समय में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ध्यान दें और ये देखें कि राष्ट्रीय राज्य सबसे सशक्त ढांचे के रूप में है, तो पुनः ये विश्ववादी कल्पना भी आदर्शवादी ही लगती है। किंतु इन सबके बावजूद रॉय के योगदान को कम करके नहीं कहा जा सकता। रॉय भारतीय राजनीतिक चिंतन में बिल्कुल एक नवीन धारा को शामिल करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज और भारतीय इतिहास की उनकी आलोचना और उनकी व्याख्या उनका विशिष्ट योगदान है। उनका नवमानववाद का विचार जो विवेक, स्वतंत्रता और नैतिकता पर आधारित है, उसकी निसंदेह प्रशंसा की जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रॉय ने राजनीति को एक नैतिक आधार देकर और ये स्पष्ट करके कि राजनीति शक्ति प्राप्ति का आधार नहीं बल्कि सेवा का आधार है, रॉय ने लोकतांत्रिक राजनीति के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया है। तो इस प्रकार हमने आज के व्याख्यान में रॉय की मार्क्सवाद की आलोचना और रॉय के नवमानववाद के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।